मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास ट्रेनिंग के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं उम्रदराज समझ रही थी उसने मुझे डॉट नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शीला है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय हमारे कॉलेज में सत्यकार सेवा नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा था। संस्था के कुछ प्रतिनिधि हमारे कॉलेज आए थे क्योंकि हम कॉलेज के आखिरी साल में थे। इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन प्रतिनिधियों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक प्रतिनिधि से हुई, जिनका नाम समीर था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा यह स्वभाव समीर की नज़रों में आ गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर चाहोगी मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने का बहुत शौक है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। समीर ने मेरे स्वभाव को सही से पहचाना था। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। मैंने कार्ड संभाल कर रखा और कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद उस कार्ड का इस्तेमाल किया। नौकरी की मुझे खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। पैसे कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने कहीं और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले समीर को फ़ोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। समीर ने मुझे तुरंत अपने दफ्तर में बुला लिया। समीर वहां के हेड थे और संस्था में लड़के और लड़कियां दोनों काम करते थे। दफ्तर में बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा, हमें कभी भी किसी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है। इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। कुछ संस्थाओं से हमें मानधन मिलता है, जिससे तुम्हें हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। मैंने कहा, समीर जी, मुझे मानधन मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। समीर ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने में समीर ने मुझे कई जगहों पर ले गए, कभी अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं समीर के साथ कई अलग-अलग जगहों पर जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने समीर के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वे मुझसे अधिक करीब हो गए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं। मैं किसी अन्य पुरुष के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन दफ्तर में बैठी थी, तभी मैंने देखा कि मेरी कॉलेज की सहेली मीणा वहां आई है। वह बहुत बदल गई थी। उसकी महंगी कपड़े, ज्वेलरी और उसका रहन-सहन देखकर मैं हैरान थी। मीणा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी माँ छोटे-मोटे काम करके गुजारा करती थी। मीणा जब समीर की कैबिन से बाहर आई तो मैंने उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, मीणा, कॉलेज खत्म हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? मीणा ने बताया कि उसने समीर के यहाँ मेरे ज्वाइन करने के 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसने कहा, इस संस्था की वजह से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली है। यहाँ काम करने के बाद से मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ।
मेरे रहन सहन से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। मैंने सुना था कि संस्था की स्थिति हमेशा कठिन होती है और वहाँ काम करने वाले लोग पैसे कमाने में पीछे होते हैं। हालांकि समीर जी के सत्यकार सेवा संस्था की बात ही कुछ अलग थी। उस संस्था में काम करने वाले लोगों की जिंदगी इतनी बेहतर कैसे हो रही थी, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ काम करने वाली लड़कियां इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाती थी, यह जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। मीणा की बातों से यह साफ था कि वह सिर्फ इसी संस्था में काम करती थी और कहीं और नहीं जाती थी। मीणा ने बताया कि उसने संस्था के काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए शहर से बाहर यात्रा की थी और वहां अच्छी कमाई की थी। उसने मुझसे कहा, तुम भी एक बार बाहर जाकर देखो, तुम्हारी भी अच्छी कमाई होगी। मीणा की बात मानकर मैंने अपना काम पूरा ध्यान से किया। पिछले 15 दिनों से मेरे पास कोई खास काम नहीं था। रोज कोई ना कोई आदमी संस्था के काम के सिलसिले में आता था और समीर जी किसी लड़की को उनके साथ भेज देते थे। मेरे पास काम नहीं था और मैं दिन भर खाली बैठी रहती थी। एक दिन जब कुछ मेहमान आए हुए थे, मैंने समीर जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सर, पिछले 15 दिनों से मैं खाली बैठी हूँ। आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ लड़कियों को बार बार काम मिल रहा है जबकि मैं यहाँ बेतरतीब बैठी हूँ। अगर आप मुझे भी कहीं भेजे तो अच्छा होगा। अगर नहीं तो मुझे इस संस्था को छोड़ना पड़ेगा। समीर जी ने मेहमानों को एक अन्य लड़की के साथ भेजा और मेरे गले में हाथ डालकर मुझे अपनी केबिन में ले गए। केबिन में आते ही उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद अपनी टेबल पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मीरा, अगर तुम्हें रोज समाज सेवा करनी है तो तुम्हें सही ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी तुम अपने काम में पूरी तरह से माहिर नहीं हो। अगर तुम्हें सच में काम करना है और पैसे कमाने की इच्छा है तो तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, आज शाम को घर ना जाकर मेरे साथ चलो। ऑफिस खत्म होते ही मैंने घर ना जाकर समीर जी के साथ चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमें कहाँ जाना है यह मैं बाद में बताऊंगा। घर वालों को मैंने बता दिया कि घर आने में देरी होगी ताकि माँ बार बार फोन ना करें। रास्ते में उन्होंने कई गरीबों की झोपड़ियां दिखाई, लेकिन अंततः हम एक होटल में पहुंच गए। होटल में पहुंचते ही मैंने समीर जी से सवाल किया कि यहाँ पर हमें समाज सेवा की किस ट्रेनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। समीर जी ने कहा, बताऊंगा, और मुझे होटल के कमरे तक ले गए। कमरे में जाते ही उन्होंने अपनी टाई ढीली की और मुझसे सामान्य बातें करने लगे। उन्होंने कहा, शीला, तुम बहुत होशियार हो। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद तुम भी मेरे लेवल पर काम करने लगोगी। मैंने पूछा, सर, हम यहाँ किस ट्रेनिंग के लिए आए हैं? जैसे ही मैंने सवाल किया, समीर जी शांत हो गए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, थोड़ा पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। जब तुम फ्रेश रहोगी तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूंगा। उनकी बातें मुझे असहज लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आप मुझे कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ऑफिस के समय में दीजिए। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, समीर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी चिड़चिड़ाहट ठीक नहीं है। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने उनका हाथ झटक दिया और होटल से बाहर निकल गई। मैंने तय कर लिया कि अब से मैं इस संस्था में काम नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने नहीं जाने का निर्णय लिया। माँ ने पूछा कि मैं आज क्यों नहीं गई तो मैंने उसे बताया कि मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए और मैं घर पर ही रही। बार बार समीर जी के फोन कॉल आ रहे थे। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर भी उन्होंने सैकड़ों मैसेज भेजे। लगातार उनके माफी वाले मैसेज मेरे मोबाइल पर आ रहे थे।
मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं कभी भी समीर जी के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन भी रोज की तरह मेरे पिता अपनी दुकान पर गए। पिताजी घर से सुबह 8:30 बजे निकलते और ठीक 10 बजे दुकान पर पहुंचते थे। उस दिन दुकान पहुंचते ही पिताजी का घर पर फोन आया। पिताजी ने माँ से क्या कहा, यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन पिताजी का फोन उठाते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने माँ के हाथ से फोन लिया और तब मुझे पता चला कि पिताजी की दुकान नगरपालिका ने तोड़ दी है। पिताजी ने लाखों रुपए खर्च करके जिस जगह पर दुकान बनाई थी, वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी। इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी, उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 12 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 12 साल बाद नगरपालिका की नज़र में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी, वह अब उपलब्ध नहीं था। नगरपालिका ने पिताजी पर 14 लाख का जुर्माना लगाया। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें 7 साल की जेल हो सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब जुर्माना भरने में खर्च हो गई। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। माँ और पिताजी ने खुशी से खाना भी नहीं खाया था। मैंने माँ पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से निकालता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। यह माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। मैंने खुद को बहुत कुछ समझा। पिताजी की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराया कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर समीर जी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही सत्यकार सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं सत्यकार सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे मीणा मिली। मीणा अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाइफस्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी। सत्यकार सेवा में काम करने के बाद मीणा की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि अब वह खुद का घर खरीदने वाली थी। उस समय में सत्यकार सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं, बल्कि पैसे कमाने की आशा में आई थी। मैं समीर जी के केबिन में गई। मुझे देखकर समीर जी मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे बताइए कि मीणा और दूसरी लड़कियां यहाँ से इतना पैसा कैसे कमाती हैं। आज मैं यहाँ पैसे कमाने की उम्मीद में आई हूँ। समीर जी हल्के से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 15 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उस दिन शाम को समीर जी मुझे उसी होटल में ले गए जहां पहले ले गए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला चरण यही होगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाई तो समझो तुम धनवान हो जाओगी। अगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया तो तुम्हारे पास काम ही काम आएगा और तुम बहुत पैसा कमा सकोगी। मैंने समीर जी को ऊपर से नीचे तक देखा।
वह 40 साल का था और मुझसे करीब 15 से 18 साल बड़ा था। मैंने कहा, सर आपकी मेरी उम्र की बेटी होगी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। समीर जी ने जवाब दिया, मेरा तुम्हें पैसा कमाना है या भाषण देना है, यह तुम खुद तय करो। मेरी उम्र का गुनाह भाग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वह अगर तुम्हें समझ में आता है तो यहाँ रुको वरना जा सकती हो। मैंने समीर जी को पहले ही अपनी मजबूरी बता दी थी। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, यह मुझे पता है। आप मुझसे जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वह भी समझ में आ गया है। फिलहाल मैं उन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे बीच वह रिश्ता जरूर बनेगा। लेकिन जब तक मेरा मन नहीं मानता तब तक हम कुछ दिन बातें करके साथ समय बिता सकते हैं। समीर को मेरी बात सही लगी। उसने कहा, मेरा आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात की है उनमें तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी सुंदरता और समझदारी अनोखी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, यह मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ। मुझे उस उम्रदराज व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उस समय मेरे दिमाग में केवल मेरी माँ के शब्द घूम रहे थे। उसकी गलतफहमी थी कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने सीधे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मेरी आंखों के सामने केवल और केवल पैसा घूम रहा था। इसी पैसे के लिए मैं उस उम्र दराज के साथ होटल के कमरे में बैठी थी। वह कभी मेरे बालों में हाथ फेर रहा था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी हदें पार करने की इजाजत नहीं दी थी। लगभग 3 घंटे तक मैं होटल के कमरे में समीर के साथ बैठी रही। 3 घंटे से वह मुझसे प्रेम की बातें कर रहा था। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन उसने मुझसे जो प्रेम की बातें की थी, उसके लिए भी उसने खुद से मुझे पैसे दिए थे। बिना कोई काम किए मेरे हाथ में 9,000 रुपए आ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने उन 9,000 रुपए को अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया। मैंने तय कर लिया था कि एक अच्छी रकम जमा करके मैं उसे अपनी माँ के हाथों में दूंगी। अगले दिन भी काम के बहाने मैं सत्कार सेवा में गई। वहां पहुंचते ही समीर मुझे अपने साथ मूवी देखने ले गया। इतना ही नहीं, वह मुझे पूरे दिन अपने साथ घुमाता रहा। देखते ही देखते पूरे 12 दिन बीत गए। समीर मुझे कभी 9,000 तो कभी 15,000 रुपए दे रहा था। पिछले 12 दिनों में मैं समीर के साथ काफी घुल मिल गई थी। एक बार मैंने उससे सवाल किया, समीर अब जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है, क्या मीना जैसी लड़कियां भी इसी तरह के काम करके पैसे कमाती हैं? समीर ने मुझे वह जवाब नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने बस मुस्कुराकर मेरी बात टाल दी। उस दिन समीर मुझे होटल में ले गया। कमरे में जाते ही समीर ने मुझ पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अभी भी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन समीर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला, मीरा अब बहुत हो गया, तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा भी मैंने पूरी कर ली है। अब मुझे ज्यादा मत तरसाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। समीर ने एक खास रकम बताई। वह मुझे 18 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वह रकम सुनकर एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। जब वह मेरे बहुत करीब आया तो अचानक मुझे सब कुछ घिनौना लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में वह खास रकम नहीं थी। मुझे अपने पिताजी की सीख याद आई। पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि पैसे के लिए ना तो कभी अपनी ईमानदारी छोड़ने चाहिए और ना ही अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहिए। पिताजी के शब्द याद आते ही मैंने समीर को खुद से दूर किया। वह मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा।
पर मुझे समीर से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने हिना को फोन किया। हिना मेरी दोस्त थी जो पत्रकार थी। जिस होटल में समीर मुझे लाया था, हिना अक्सर उसी इलाके में रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध काम होते हैं। जैसे ही मैंने उसे फोन किया, थोड़ी ही देर में वह वहां आ गई। उसने अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी और टीवी पर न्यूज़ लाइव दिखाने लगी। उस समीर के साथ मैं भी टीवी पर नजर आई। समीर सत्यकार सेवा की आड़ में अवैध धंधा कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से वह काम कर रही थी तो कुछ को जबरदस्ती कराया जा रहा था। समीर के सारे काले कारनामे बाहर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में समीर की बातें मुझे समझ में आ गई थी। उस नीच आदमी का सच मैंने सबके सामने ला दिया था। शायद उस समय मेरे माता पिता ने भी मुझे न्यूज़ में लाइव देखा होगा। कुछ ही समय में मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। उसने ओपन कैमरे के सामने एक धोखेबाज इंसान का सच बताया है। मैंने कहा, पापा आप मेरी इस कामयाबी पर खुश हैं, लेकिन माँ खुश नहीं होगी। उसे अब भी यह मलाल रहेगा कि मेरी जगह एक बेटा क्यों नहीं हुआ, है ना? पिताजी ने जवाब दिया। जो साहस मेरी बेटी ने दिखाया है, शायद वह एक बेटा भी नहीं कर पाता। मेरी बेटी ही मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। माँ को भी मुझ पर गर्व हो रहा था। माँ के प्यार के साथ मेरे पिताजी के संस्कार भी मुझ पर थे। पैसे के लिए अपनी इज्जत खोना मेरे पिताजी की शिक्षा नहीं थी। पैसे से पहले मैंने अपने माता पिता के आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा और इसीलिए पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो रही थी। निष्कर्ष, दोस्तों, पैसा कमाने की राह में कभी भी गलत और अनैतिक तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। सही तरीके से अर्जित धन हमें समाज में सम्मान दिलाता है और आत्मसंतोष प्रदान करता है। इसके विपरीत गलत तरीके से कमाए गए पैसे से केवल क्षणिक सुख ही मिलता है, जबकि यह हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।